हेलो नमस्कार, वेलकम टू लुसेंट जीके। और आज हम लोग पहले की तरह ही आज फिर एक लुसेंट का नया टॉप 50 का सवाल लेकर के आए हैं। इसमें कुछ आप लोग को याद भी होगा और कुछ आपको ऐसा भी सवाल है जो आपको शायद नहीं मालूम हो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। वाइट मैन कमीशन के नाम से किस वाइट मैन कमीशन किसे बोला जाता था? तो वाइट मैन कमीशन साइमन कमीशन को बोला जाता था। वाइट मैन कमीशन इसलिए बोला जाता था साइमन कमीशन को कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय साइमन कमीशन में एक भी इंडियन लोग नहीं था, इसलिए इसे वाइट मैन कमीशन बोला गया। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, यानी कब आया था? तो साइमन कमीशन आपको आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा गया था। अकाल आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? अकाल आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था और किसने किया था? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था और किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 में अली बंधुओं ने। तो इसका अली बंधु हर जगह आपको जवाब मिलेगा, लेकिन वो अली बंधु का अलग अलग नाम क्या था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, या भाई कहो या फिर साथी थे। ये लोग दोनों ने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था और 1919 में। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। विजय स्तंभ की स्थापना चित्तौड़गढ़ में किसने किया था? तो विजय स्तंभ का स्थापना चित्तौड़गढ़ में किसने किया था? तो राणा कुंभा ने। कब? 1448 ईस्वी में। तो यहाँ से 2 सवाल निकलता है कि विजय स्तंभ का स्थापना किसने किया था? तो राणा कुंभा। ठीक, कब? तो 1448 में। आगे चलते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया? जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने भाई जौना खां के स्मृति में। ठीक है, इसका मुख्य संस्थापक माना जाएगा फिरोज शाह तुगलक को। अगर पूछ दिया जाए रीजन क्या था, तो अपने भाई जौना खान के स्मृति में जौनपुर शहर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है मैकियावेली। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहते हैं? तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत 16वीं सदी से मानी जाती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? भारत का सबसे, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो ये वाला पूछ रहा है। तो ये कहाँ भारत के किस हिस्से में आता है? तो जम्मू कश्मीर में। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंदिरा कौर। अगर दक्षिणी बिंदु पूछता है तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है,
इस तरीके से अगर आप एरो बना करके याद कीजिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आपको याद आसानी से होगा। भारत में 2 प्रमुख जलवायु हैं। भारत में 2 प्रमुख जलवायु हैं, तो वो ज्वालामुखी है। भारत में 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। पहला है बैरन द्वीप, दूसरा है नारकोंडा द्वीप। ठीक है, ये दोनों ज्वालामुखी को नाम याद रखिएगा। भारत के 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। भारत का बोस्टन के नाम से किससे जाना जाता है? तो भारत के बोस्टन के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। पखुई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पखुई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पखुई, वर्ड को ध्यान रखिएगा, पखुई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन जीव अभ्यारण्य है। ठीक, ध्यान रखें। अगला सवाल है कि भारतीय नागरिकता कितने भाग में है? भारतीय नागरिकता का उल्लेख कितना भाग में है? तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, 5 to 11। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि भारतीय नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, भाग 2 में, और अनुच्छेद पूछा जाए तो 5 से 11 तक नागरिकता है, इसमें भाग में है। भाग 2 की जितना चीज़ है उसका 5 से 11 तक में है। अगला सवाल है कि कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किनके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। अगला सवाल है कि राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद। तो लोकसभा में चलिएगा तो दूसरा हो जाएगा आंसर। ये राज्य में मंत्रिपरिषद पूछा है, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी उत्तरदायी होती है? तो विधान परिषद का। ठीक है। अगला सवाल है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट सबसे पहले किस देश ने पेश किया था? तो जीरो बेस बजट सबसे पहले यूएसए यानी अमेरिका ने पेश किया था। अगला सवाल है बौद्ध के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको धर्मपाल। बौद्धों के लिए विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन कौन कर रहे थे? दक्षिण भारत ये निचला हिस्सा हो जाता है। तो दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन करने वाले थे राजा जी। आंसर क्या है? राजा जी। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह, ये सब आप लोग को हल्का लगता होगा बट ये सब ऐसा सवाल ही छूट सकता है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है जो सबसे छोटा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अब अगला सवाल है कि जननायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जननायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर। अगला सवाल है बाबर ने किसे अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी? बाबर ने किसे अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी? तो ये हो जाएगा आपका आंसर भगवान दास को। ठीक है, ध्यान रखें, भगवान दास को दिया था। लेकिन ये भगवान दास था कौन? तो भगवान था आमेर राजा भारमल का पुत्र। भगवान दास आमेर राजा भारमल का पुत्र था। अगला सवाल है कि गांधी जी को भर्ती कराने वाले सर्जेंट क्यों कहा गया था? गांधी जी को भर्ती कराने वाले सर्जेंट क्यों कहा जाने लगा? तो आंसर इसका कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। तो इसका सवाल क्या है? फिर जब ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी को भर्ती कराने वाले सर्जेंट क्यों कहा गया? तो भर्ती कराने वाले सर्जेंट इसलिए कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, इसलिए लोग उन्हें भर्ती कराने वाले सर्जेंट कहने लगे। अगला सवाल है
भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962। अगला सवाल है, मिथन त्योहार किन जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागा जनजाति। मिथन त्योहार नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल है, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ये 16। रेडार का आविष्कारक किसे माना जाता है? रेडार का आविष्कार किसने किया था या फिर आविष्कार करता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन वाट। अगला सवाल है कि मच्छरों के में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मच्छरों में गुणसूत्र की संख्या 6 होती है और जोड़ी 3 होती है। संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस से लिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो शायद ये अगला सवाल हो चुका था, लेकिन फिर से ध्यान दीजिएगा कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा आपको प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि भारत में सिर्फ एक नागरिकता है, स्टेट का और कंट्री का अलग अलग नहीं है। ठीक, जैसे अमेरिका में है, यूएसए में है क्या? यूएसए में है कि राज्य स्तर पर अलग है और कंट्री लेवल पर अलग है। यहाँ एकल नागरिकता है भारत में, और जो नागरिकता के बारे में जो भी खुलासा है वो भाग 2 में आपको देखने को मिलेगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अलवर राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला सवाल है, कौन सा अक्षांशीय रेखा भारत से गुजरता है, यानी भारत के बीचों बीच या फिर किनारे किनारे भी पार होता है? तो वो आंसर हो जाएगा आपको कर्क रेखा, भारत के मध्य से गुजरता है। अगला सवाल है कि मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी? लुसेंट का सवाल है, शायद आप ध्यान दिए हो या ना दिए हो, लेकिन ये सवाल है लुसेंट में। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको नेपाल। अगला ध्यान नहीं दीजिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। अगला सवाल है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश पुंज सभी को याद होना चाहिए कि गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। अगला सवाल है, कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको जिंक का अयस्क है कैलामाइन। अगला सवाल है कि नीला थोथा किसे कहते हैं? इसका जवाब हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान भारत में वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय चैम्सफोर्ड थे। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। यहाँ से एक और VVI सवाल निकलता है कि स्वदेशी आंदोलन होने का कारण क्या था? किसी को याद है तो बता दें या फिर मैं बताऊं? तो इसका जवाब है, स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल विभाजन हुआ ना, बंगाल विभाजन के रूठ कर इंसान ये आंदोलन शुरू किया था। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन दोनों कर्जन के समय हुआ था। अगला सवाल है कि विश्व के बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश? क्या सवाल है भाई। विश्व के बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश तो स्वीडन है। स्वीडन एक ऐसा देश है जो सबसे पहले बैंक नोट जारी करने वाला देश है। अगला सवाल है कि मिस यूनिवर्स बनने वाले पहले भारतीय कौन थी? मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सुष्मिता सेन।
अगला सवाल है कि लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है, लाइसोसोम की खोज किया था किसने? तो इसका आंसर है डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। अगला सवाल है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। अगला सवाल है विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे, जिसको अलवार संत भी कहते थे, अलवार संत कहलाते थे। यहाँ पर से एक मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिया हूँ कि शिव के उपासक नैनार कहलाते थे, ये ध्यान रखिएगा। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार कहलाते थे। थैंक यू एंड अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर देखते हैं अगला सेट लाते हैं, तीसरा नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू, दिल से शुक्रिया।